स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यदि मैं हेनरी किसिंगर होता तो मैं इंडिया के ऊपर एक ट्रीटिस लिखता जिसका टाइटल होता ऑन इंडिया। दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द पाकिस्तान के एक फॉरेन एनालिस्ट ने हाल ही में पाकिस्तान न्यूज़पेपर द डॉन में लिखे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में आज सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए हाईली रेलेवेंट है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बनकर रह गया है। इसका उदाहरण आप सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं, जो पाकिस्तान को कुल $7 बिलियन की एड देने से भी हिचकिचा रहा है, किंतु वहीं सऊदी अरेबिया इंडिया में $72 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तक कर रहा है। इस कंपैरिजन से उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आईना दिखाया और साथ ही उनको अपनी हिस्टोरिक मिस्टेक्स को करेक्ट करके इंडिया के साथ अपनी जियो इकोनॉमिक्स को रीअलाइन करने की सलाह दी। दोस्तों, हमारे वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसको आप चाहें तो भी इग्नोर नहीं कर सकते, खासतौर पर तब जब वो अपने एविल्स का गुमान भर के इंडिया के सर से सटा बैठा हो। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक तरफ इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जैसे कि दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ पनाह देता है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया से मदद की उम्मीद भी करता है। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के आंकड़ों से तो आप सब वाकिफ हो ही चुके होंगे। IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर करते हुए उसको देने वाला लोन डिले कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूएस के एक लॉ मेकर ने पाकिस्तान के नॉन नेटो एलाई के स्टेटस को खत्म करने के लिए कांग्रेस में बिल इंट्रोड्यूस किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान को इस स्टेटस के नाम पर मिलने वाली एड का चांस भी खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, पाकिस्तान तो अभी चर्चा का मुद्दा बना ही हुआ है, किंतु क्या आप जानते हैं कि आजकल हमारे ईस्टर्न नेबर चाइना के साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के लीडर्स दूसरे देशों में जाकर इंडिया से हेल्प गेन करने के लिए पीस की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना की इकोनॉमी घटकर 3% की ग्रोथ रेट से भी नीचे जा चुकी है। उनकी डिजास्टर्स जीरो कोविड पॉलिसी का आउटबर्स्ट काफी नहीं था कि अब उनकी पॉपुलेशन और इकोनॉमी के आंकड़े फिर से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। किंतु एक बार फिर एक भयानक टर्मोइल से जूझ रहे इन दो एग्रेसिव नेबर्स के बीच इंडिया एक काफी स्टेबल पोजीशन पर है। ग्लोबल शॉक से अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट करने के साथ साथ आज इंडिया ग्लोबल साउथ के क्रेडिबल लीडर की पोजीशन पर नजर आ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी PwC रिपोर्ट में तो ये तक कहा कि दुनिया को ग्लोबल रिसेशन से निकालने का काम इंडियन CEOs के हाथों में है। उसी तरह हाल ही में US कांग्रेसमैन मैककॉर्मिक ने कहा कि इंडियंस अमेरिका में भर भर कर प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। ये US पॉपुलेशन का कुल 1% हिस्सा है, किंतु उनकी इकोनॉमी में वो 6% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिकली वाइब्रेंट होने के साथ साथ ये लॉ लविंग और फैमिली लविंग लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी भी काफी हाई होती है। इसीलिए हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उनके इमिग्रेशन को और आसान बनाना चाहिए। यानी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडियंस का सिक्का आज पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन आखिर पाकिस्तान और चाइना पर अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? आज हम पाकिस्तान, चाइना और इंडिया से जुड़े इन्हीं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को डिकोड करते हुए ये देखेंगे कि कैसे दो अथॉरिटेरियन कंट्रीज अपनी मिसगाइडेड पॉलिसीज के चलते खुद को एक ह्यूज कोलैप्स की कगार पर ले आई हैं। लेकिन डिस्कशन के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th जनवरी मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को टेररिज्म का सपोर्ट ना करने की रिपीटेड वार्निंग्स दी।
लेकिन उनके कानों पर कभी जूं तक नहीं रेंगी। वो टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहा। किंतु आज पाकिस्तान के हालात इस हद तक बेकाबू हो गए हैं कि उसके पास अपनी गलतियों को मानने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पीएम शहबाज शरीफ द्वारा यूएई के न्यूज आउटलेट्स अल अरबिया को दिए गए उस इंटरव्यू को आप अब तक सुन ही चुके होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़े गए सभी वॉर्स का लेसन आज सीख चुका है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने इन वॉर्स के कारण सालों साल गरीबी और भुखमरी झेली है, और यदि आगे कोई वॉर होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए आज वो इंडियन लीडरशिप के साथ टेबल पर बैठकर दोनों के बर्निंग इश्यूज को रिजॉल्व करने की गुजारिश करते हैं। इस दौरान उन्होंने यूएई को अपना ब्रदर बताते हुए इंडिया के साथ पाकिस्तान की टॉक्स को इनिशिएट करने की गुजारिश की। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान को समय समय पर बाकी देशों से बेगिंग बाउल लेकर असिस्टेंस मांगना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, हालांकि उनके इस इंटरव्यू के कुछ स्टेटमेंट्स फैक्चुअल और लॉजिकल इनएक्यूरेसी से भरे हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी बातें ट्रस्ट करने लायक नहीं है। इंडिया के साथ पीस की ये बातें कोई नई नहीं है। इससे पहले नवाज शरीफ और फिर इमरान खान ने भी पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर इंडिया के साथ पीस स्टैब्लिश करने की मांग की थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी पीएम नहीं बल्कि उनकी आर्मी चलाती है। यानी अगर उनके पीएम और सिटीजन्स एक बार के लिए इस बात को राजी हो भी जाएं तो भी उनकी आर्मी या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडिया ने जब भी पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करने की गलती करी है या फिर उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के पीठ पर वार किया है। उनकी यही हिपोक्रेसी हमें इस इंटरव्यू में भी देखने को मिली। इंटरव्यू के दौरान तो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत करके कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, किंतु उनकी ऐसी स्टेटमेंट डोमेस्टिक फ्रंट पर बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसीलिए इस इंटरव्यू के कुछ ही समय बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने प्रीवियस स्टैंड को क्लैरिफाई किया और कहा कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 की रिवोकेशन को वापस नहीं लेता है तब तक वो इंडिया से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ के ये स्टेटमेंट्स इतने सिंसियर हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल है, किंतु एक बात तो तय है, इस इंटरव्यू में उनकी डेस्परेशन से ये साफ झलक रहा था कि इस मुश्किल दौर में उनको अब इंडिया ही एक मजबूत किरण के रूप में दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान की इस हालत या शहबाज शरीफ के डेस्परेशन के लिए केवल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार नहीं है। कई दशकों से उनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स देश को एक सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट पाथ पर आगे बढ़ाने के बजाय उसको एक्सटर्नल एड और बोरोइंग्स का मोहताज बनाती आई है। पहले तो इस देश में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नाम पर इनकी सिविलियन गवर्नमेंट्स को मिलिट्री बार बार कैप्चर करती रही, जिसकी वजह से देश में करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बढ़ता ही रहा। लेकिन सभी सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने मोर और लेस सिमिलर पॉलिसीज अडॉप्ट की। वेस्ट से मिल रही फाइनेंशियल असिस्टेंस के चलते वो देश में रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली पोस्टपोन करते रहे। 1990s में यूएसएसआर से लड़ने के लिए मिलने वाली वेस्टर्न असिस्टेंस खत्म हुई तो 9/11 के बाद मिलिट्री असिस्टेंस ने रिप्लेस कर दिया। एक पॉइंट पर आकर हालात ये हो गए कि किसी देश से लोन सिक्योर करना इस देश में एक बड़े अचीवमेंट की तरह देखा जाने लगा। इस एड फ्यूल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इल्यूजन क्रिएट किया। इतने सालों बाद भी कहानी सेम ही रही, बस फर्क केवल इतना है कि आज उसके फाइनेंशियल लेंडर्स की लिस्ट में चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश प्रोमिनेंट है। ये मॉडल रूलिंग एलिट्स को फॉल्स कंफर्ट तो दे देता था, किंतु उनकी इकोनॉमी की ज्यादा मदद नहीं कर पाया। बीच बीच में आईएमएफ के प्रोग्राम्स के तहत उनको कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने भी पड़े, लेकिन जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाता ये रिफॉर्म्स तुरंत रोल बैक कर लिए जाते थे। और इस प्रोसेस में पाकिस्तान ने इतना अनसस्टेनेबल डेट पाइल अप कर लिया है कि उसकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी कभी सिक्योर हो ही नहीं पाई। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ एक बोरोड ग्रोथ है, जिसकी भरपाई वो आज इंटरेस्ट समेत कर रहा है। दोस्तों, ये तो बात हुई पाकिस्तान की फ्रैक्चर्ड इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री की, किंतु शायद पाकिस्तान के लिए इतने ही ब्लंडर्स काफी नहीं थे कि हाल ही में उन्होंने अपने आयरन ब्रदर चाइना के साथ एक और बड़े मिसहैप को अंजाम दिया। चाइना के चेंगडू में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। इस पिन ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाइनीज एड की शुक्रगुजार है। आगे उन्होंने लिखा कि वो चाइना के साथ मिलकर उइगर कम्युनिटी के राइट्स और फ्रीडम्स पर काम कर रहे हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान उइगुर्स के मुद्दे पर हमेशा चाइना को डिफेंड करता आया है। इमरान खान और शहबाज शरीफ लगातार ये कहते आए हैं कि शिनजियांग की सिचुएशन को वेस्टर्न मीडिया ने डिस्टॉर्ट किया है। यही एक मेजर कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर बार वक्त रहते चाइना की एड मिल जाती है। ऐसे में चाइना में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट का ये ट्वीट कितना बड़ा ब्लंडर था, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। खैर, इस ट्वीट के बाद अपना फेस सेव करते हुए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि उनका ये ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ये हैकिंग का किस्सा पहली बार नहीं हुआ है। लास्ट ईयर दिसंबर में कांधार में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के ट्विटर हैंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि तालिबान लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उनका कॉन्सुलेट बंद रहेगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोकल तालिबान मिलिशियास को अर्ज करती है कि वो टीटीपी के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये ट्वीट उस समय आया जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और टीटीपी के मिलिशियास के बीच टेंशंस एक्सेलरेट हो रही थी। उस समय भी पाकिस्तान ने कहा कि ये ट्वीट उनका नहीं है और कॉन्सुलेट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इससे पहले 2021 में सर्बिया में भी एक सिमिलर केस देखने को मिला। सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट ने इमरान खान के अगेंस्ट ट्वीट करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लंबे समय तक बिना सैलरी के चुप नहीं बैठ सकते हैं। लगभग 2 घंटे बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर वही बात कही कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। अर्जेंटीना में भी उनके डिप्लोमेट्स ने इमरान खान की इनएफिशिएंट गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करने के लिए कहा तो पाकिस्तान ने इन्हीं एक्सक्यूजेस का सहारा लिया। दोस्तों, ये अकाउंट सच में हैक हुए हैं या इन ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इंटेंशनली अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, इसको श्योरिटी से कहना तो मुश्किल है। किंतु इन सभी इंसिडेंट से संदेश यही मिलता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स दुनिया के सामने पाकिस्तान की इमेज को बरकरार रखें या अपने हालातों के चलते अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज करें। उनका स्ट्रगल आज इन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच स्विंग कर रहा है। खैर, इन ट्वीट्स पर पाकिस्तान भले ही हैकिंग का पर्दा डाले, किंतु वो अपने एविल्स पर ज्यादा लंबे समय तक पर्दा नहीं डाल सकता। हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान के एक ऐसे ही एविल पर एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की। हुआ ये कि लश्कर ताइबा के चीफ अब्दुल रहमान माकी को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएनएससी में वोटिंग हुई। 14 कंट्रीज इसके फेवर में थी, लेकिन चाइना की ओर से उम्मीद कम थी। लेकिन एक रेयर स्टेप लेते हुए इस बार चाइना ने भी इंडिया का सपोर्ट किया। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान मक्कानी ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ होने के साथ साथ खुद भी एक खूंखार टेररिस्ट है। 26/11 अटैक्स के साथ साथ इंडिया में हुए कई टेररिस्ट अटैक्स में इसका बड़ा रोल रहा है। अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस दोनों से ही इसने इंडिया के खिलाफ हमेशा पॉइजन फैलाया है। ये तो इंडिया पिछले कई सालों से बहुत से टेररिस्ट को टारगेट कर चुका है, किंतु इंडिया के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनकर चाइना हमेशा आ जाता था। इससे पहले जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कराने में इंडिया को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2009 में इसकी शुरुआत हुई, किंतु चाइना हर बार इंडिया के इस अटेम्प्ट को ब्लॉक कर देता था। 10 साल तक इसको ब्लॉक करने के बाद चाइना ने 2019 में इसको फाइनली एक्सेप्ट किया और मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया। लेकिन इस बार कुल 7 मंथ्स के अंदर इंडिया अपने मुकाम पर पहुंच गया। यानी जिन पाकिस्तानी टेररिस्ट को चाइना इतने लंबे समय से सेव करता आ रहा था, उसको बैक करने से चाइना आज पीछे हट गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर किस हद तक अपना प्रेशर माउंट कर रहा है। और ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द यूएन में इंडिया के फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन के हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज 135 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और 25 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को पेंशन्स देती है। तो जैसा कि डॉक्टर जयशंकर कहते हैं, टेररिज्म का एपिसेंटर जब इंडिया के इतना क्लोज है तो इस पर इंडिया का चार्ज लेना ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब यदि हम आपका ध्यान अपने ईस्टर्न नेबर की तरफ लेकर जाएं, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन और उसका बर्थ रेट अपने हिस्टोरिक लो पर पहुंच गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ चाइना के मुताबिक 2021 के कंपैरिजन में 2022 में चाइना की पॉपुलेशन में 8.5 लाख का शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। इससे पहले माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड से आए एक भयानक फेमीन ने 1958 से 1961 तक चाइना में लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। उसके बाद आज चाइना में आज वैसी ही हालत क्रिएट हुए हैं जब चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में गया है। चाइना की दशकों पुरानी अटपटी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज और उसकी रिसेंट जीरो कोविड पॉलिसी के कारण 2022 में चाइना में बर्थ से ज्यादा डेथ्स हुई थी। 2022 में चाइना में 9.56 मिलियन लोगों का जन्म हुआ, जबकि
10.41 मिलियन लोगों की डेथ हुई। दोस्तों, जब भी किसी देश में टैक्स पेइंग वर्किंग पॉपुलेशन घटती है और ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ती है तो सरकार के ऊपर उनकी केयर का एडिशनल बर्डन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन घटने के कारण देश में लेबर फोर्स की भी शॉर्टेज होती है। देश की प्रोडक्टिविटी, स्पेंडिंग पावर और इनोवेशन की कैपेसिटी भी तेजी से डिक्लाइन होती है। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। चाइना के केस में तो ये और भी अहम है क्योंकि 1990s में उसकी चीप लेबर फोर्स ही उसकी मिराकुलस ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट रही। चीप लेबर के कारण इंडिया समेत दुनिया भर की कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज चाइना में स्टैब्लिश करती थी और उसी से उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की काया पलट हो गई। लेकिन आज ये कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती नजर आ रही है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 तक चाइना की 1/3 वर्कफोर्स ओल्ड हो जाएगी। भले ही चाइना अपनी पॉपुलेशन को आश्वासन देता रहे, किंतु आने वाले सालों में ये चाइना के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट विल गेट रिच। लेकिन दोस्तों, चाइना में आज केवल उसकी पॉपुलेशन ही नीचे नहीं जा रही है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ने भी कुछ सिमिलर ट्रैजेक्टरी पकड़ी है। चाइना द्वारा पब्लिश्ड लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3% से भी नीचे चला गया है, जो पिछले 40 सालों में सबसे कम है। इससे पहले 1976 में चाइना ने 1.6% की ग्रोथ रिकॉर्ड की थी। साथ ही इस बार उसकी ग्रोथ बाकी वर्ल्ड की ग्रोथ से मैच कर रही है और ये भी 1970s के बाद पहली बार देखा गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ये फिगर्स चाइना द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई चांसेस हैं कि चाइना की असल सिचुएशन इससे भी वर्स हो। जो चाइना साल दर साल अपनी 11 से 12% की ग्रोथ रेट के लिए एक हाउसहोल्ड नेम हो चुका था, उसके लिए आज 2.9% का ग्रोथ रेट नेगेटिव ग्रोथ के बराबर है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स के एक एनालिसिस के मुताबिक प्रेजेंट डे शी जिनपिंग वो स्ट्रॉन्गमैन शी जिनपिंग नहीं है जिनको उनके 11th रूलिंग ईयर में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लास्ट ईयर अक्टूबर में जब शी जिनपिंग अपने थर्ड टर्म को कंसोलिडेट कर रहे थे, तब दुनिया को चिंता थी कि वो इस बार माओ जेडोंग की हार्डलाइन आइडियोलॉजी को पुश करके चाइना पर अपना कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही हफ्तों बाद शी जिनपिंग ने अपनी जीरो कोविड की पॉलिसी को रिवर्स किया, बिग टेक कंपनीज और रियल एस्टेट मार्केट पर कंट्रोल लूज किया। यूक्रेन वॉर पर उनका बहुत एग्रेसिव स्टैंस नहीं देखा गया। उसी बीच यूएस के साथ टेंशंस ईज करने की भी कोशिश की गई और साउथ चाइना सी में भी काफी हद तक शांति रही। ये सभी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं और वो ये कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए शी जिनपिंग एक लेस माओइस्ट प्लान का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सब के बाद भी 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट चाइना के लिए आज अनरियलिस्टिक गोल दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में कहा, इस सब के बीच इंडिया एक काफी स्टेबल पोजीशन पर है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने लास्ट ईयर वार्न किया था कि इस साल दुनिया की 1/3 इकोनॉमीज रिसेशन की चपेट में आ जाएंगी, लेकिन इंडिया बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दुनिया भर में चर्चा आम है कि पीएम मोदी ने ब्रांड इंडिया के फुटप्रिंट को ग्लोबल स्टेज पर बहुत तेजी से फैलाया है। यानी इंडिया आज जो चाहता है वही करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को बेहद स्किलफुली ट्रेड करते हुए मॉन्यूमेंटल प्रोग्रेस हासिल कर ली है और इसका टेंजिबल आउटकम हमें इंडियन इकोनॉमी के नंबर्स में साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 2050 तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यहाँ कंसर्न की बात यह है कि इंडिया की आज पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक डिक्लाइन फेस कर रही है। हालांकि इंडिया के हालात चाइना जितने सीवियर नहीं है, किंतु चाइना की कंडीशन इंडिया के लिए एक अलर्ट का काम जरूर कर रही है। ये बताती है कि इंडिया को भी अपने यूथ के पोटेंशियल को वक्त रहते कैपिटलाइज करना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया ग्रोथ, स्केल और कंजम्पशन के टर्म्स में चाइना का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, किंतु अपने इस पोटेंशियल को फुली अनलीश करने के लिए इंडिया को अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाना होगा। और दोस्तों, इसी थॉट के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज हाउ इंडिया कैन यूटिलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड टू ओवरटेक चाइना इन नेक्स्ट 2 decades। एक्सप्लोर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।